हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी लोगों को उत्सर्जन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तो एक ही वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर आपको क्या चीज़ों की दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आज मैं उत्सर्जन के बारे में बताऊँगा कि उत्सर्जन क्या होता है, तो किस लिए जरूरी होता है उत्सर्जन करना, हमारे शरीर को उत्सर्जित करना क्यों जरूरी होता है। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है, ये जो भी हम चीज़ खाते हैं, जो चीज़ हम लोग खाते हैं, तो खाने के बाद हमारे शरीर में प्रोटीन जो बनता है, तो उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी प्रोटीन बनता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होता है, तो उस चीज़ों को हमारे शरीर से निकलना ज़रूरी होता है। तो जो भी हमारे शरीर में खाने के बाद जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स जो भी बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसको हमारे शरीर क्या करता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑब्जर्व कर लेती हैं। और जो अवशिष्ट पदार्थ खाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है, वो हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। त्वचा के द्वारा भी पसीना उसीना सीबम है जो बनता है, वो भी हम लोग निकाल देते हैं, अवशिष्ट पदार्थ है जिसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, ये सभी चीज़ें हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होता है, तो हमारे शरीर के द्वारा ये सभी अवशिष्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है उत्सर्जन करके, ठीक है, उत्सर्जित करके। आगे देखिए, अवशिष्ट खराब पदार्थ, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि अवशिष्ट खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, जो भी हमारे शरीर में उस अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, खाने के बाद जो भी बनता है, तो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं रहता, उसको हमारे शरीर से निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो हमारे शरीर में अगर रहेगा, जो हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, तो अमोनिया बहुत खतरनाक रहता है। अगर अमोनिया और यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ही रह जाए, तो हमारे शरीर के सभी अंग क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। हम अमोनिया ऐसी खतरनाक चीज़ है कि हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक रहे, तो हमारे शरीर के सभी पार्ट अंग क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और हमारा मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे शरीर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको निकालना जरूरी रहता है। यहाँ लिखा गया अवशिष्ट खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जो अंग उत्सर्जन का काम करते हैं, वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, जो भी चीजें, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है, त्वचा बताया गया है, तो त्वचा भी हमारा क्या है, उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी अंग, क्योंकि त्वचा के द्वारा हमारा क्या होता है, पसीना, सीबम और नमक। त्वचा के द्वारा हम लोग क्या निकाल देते हैं, पसीना, जो भी हमारे शरीर में पसीना होता है, पसीना का जरूरत नहीं रहता, वेस्ट चीज़ है, वेस्ट वाटर है, तो वो हमारे शरीर से निकल जाता है, तो उसका उत्सर्जी अंग क्या है, त्वचा। उत्सर्जी अंग क्या है, त्वचा। त्वचा के द्वारा हम लोग पसीना और क्या पसीना कर लेते हैं, सीबम। सीबम जो होता है, सीबम और नमक। नमक देखना क्यों, जब पसीना निकलता है, तो उस पसीने को आप टेस्ट करिएगा कि नमकीन लगेगा, तो पानी के अंदर उसमें नमक की भी मात्रा रहता है, इसीलिए उसमें नमक बताया गया है, ठीक है। जो पसीना जो हमारा निकलता है, तो उसको टेस्ट करिएगा, थोड़ा नमकीन लगेगा। सीबम, ठीक है। सीबम क्या, ऑयलिंग चीज़ हमारे चेहरे से जो निकलता है ना, तेल टाइप में, किसी के चेहरे से निकलता है ना, ऑयलिंग टाइप, उसी को सीबम बोला गया। फेफड़ा, फेफड़ा भी हमारा क्या है, उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी अंग, क्योंकि फेफड़ा लंग्स जो होता है हमारा, वो क्या करता है, CO2 जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे ऑक्सीजन श्वास नलिका से होते हुए, फेफड़े से होते हुए कुपिकाओं में जाता है, ठीक है, कुपिकाओं में रहता है, वहाँ से ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, वो ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ देता है, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कुपिकाओं में आता है, कुपिकाओं से श्वास, फेफड़े से श्वास नलिका से होते, नासा द्वारा हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो फेफड़ा भी जो क्या है, उत्सर्जी अंग है, ठीक है। मेन हमारा जो उत्सर्जी अंग है, वो क्या है, वृक्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वृक्क, किडनी को बोला जाता है। लेकिन उत्सर्जी अंग में बहुत सारे अंग आते हैं। फेफड़ा क्या कर देता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, हमारे शरीर से निकालता है। और वाष्प यहाँ पर समझने वाली बात है कि वाष्प क्या होता है, तो वाष्प ये होता है कि वाष्प जब भी हम ठंडी के समय जो होता है, तो कभी कभी जो ठंड रहता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके निकालते हैं, तो देखिएगा आपके मुंह से वाष्प निकलता है, क्या निकलता है, भाप के द्वारा। कभी कभी ठंड ज़्यादा रहेगा, तो शरीर से देखना ऐसे किया जाएगा, तो मुंह से क्या निकलता है, वाष्प निकलता है। तो वो वाष्प भी क्या होता है, वो भी निकाला जाता है, वो भी जरूरत है। वाष्प, बलगम, कफ जम जाता है, तो बलगम जो होता है, वो भी क्या हमारा
वो अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? बलगम जो भी है हमारा, जो कफ बन जाता है यहाँ, तो अपशिष्ट पदार्थ है। वो भी क्या हम लोग फेफड़े के द्वारा निकाला जाता है। क्या निकालता है? खखार के बहुत लोग निकालते हैं ना, वो बलगम भी हमारे जरूरत नहीं है, वो भी हमारे क्या है? उत्सर्जी है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है। उसको भी उत्सर्जित किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा। मतलब हमारा ये उत्सर्जी अंग कौन कौन रहता है, ये अभी पहले जान लिया। फेफड़े के द्वारा भी क्या किया जाता है? ये सभी निकाला जाता है। क्या? बलगम निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, वाष्प निकाला जाता है। यकृत, बढ़िया क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी हम लोग खाना भोजन खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है? वो लिवर में हमारा उसमें अमाशय में जाता है, अमाशय से होते हुए वो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। इस तरीके से पचता है हमारा पूरे अंदर में, वो बड़ी आंत में पूर्ण रूप से पच जाता है। वो उसको बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जो भी प्रोटीन बनता है, जो भी ग्लूकोज बनता है, हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो हमारा शरीर में अपशिष्ट पदार्थ पचने के बाद जो काइल होता है, जो पदार्थ जो नहीं पचता है, अनपचा हो जाता है, जो नहीं पचता है, उसको क्या कर दिया जाता है? देखिए, बड़ी आंत में पूर्ण रूप से प्रोटीन का अवशोषण हो जाता है। ग्लूकोज जो भी बनता है हमारे शरीर में, प्रोटीन वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है? जो वेस्ट पदार्थ बनता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, अनपचा भोजन काइल, जो अनपचा भोजन काइल रहता है उसको गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बाथरूम लेटरिन के द्वारा जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बड़ी आंत द्वारा। यकृत क्या होता है? लीवर है। लीवर क्या है? अमोनिया को, ये सबसे बड़ी काम भूमिका इसका है, सबसे बड़ी भूमिका किसका है? यकृत का। यकृत क्या कर देता है? हमारे शरीर में अमोनिया बनता है। क्या बनता है? हमारे शरीर में जो पचने के बाद जो भी भोजन खाते हैं पीते हैं तो हमारा प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन को हम ले लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे चीज है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है, जैसे अमोनिया है, बहुत डेंजर हमारे शरीर को। तो अमोनिया क्या है? अमोनिया जो बनता है हमारे शरीर में, तो ये यकृत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यकृत क्या कर देता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट करने का काम यही यकृत करता है। यकृत जो है लीवर, ये हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। बहुत खतरनाक अमोनिया रहता है। ठीक है? उसके बाद वृक्क हमारे उत्सर्जन तंत्र का मेन उत्सर्जी अंग वृक्क है। जो क्या है? वृक्क को किडनी बोला जाता है। किडनी क्या है? यूरिया पेशाब का, यूरिया जो हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर में अमोनिया बना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, लीवर कन्वर्ट किया। जो यूरिया हमारे शरीर में रहता है उसको क्या करता है? वृक्क ही क्या करता है? पेशाब के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है ना, पेशाब के द्वारा उसको यूरिया जो है उसको निकाल दिया जाता है। वृक्क क्या कर देता है? उसको छानने के काम करता है। जो भी हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, बहुत चीजें हमारे ब्लड के अंदर घुला रहता है। जैसे कि हार्मोन्स, हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स रहता है, वाटर रहता है, अमोनिया, देखिए अमीनो अम्ल होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड रहता है, NaCl रहता है, मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स रहता है, यूरिक एसिड रहता है हमारे ब्लड के अंदर, अमोनिया रहता है, यूरिया, अमोनिया, ये मिनरल्स, ग्लूकोज, वाटर, हार्मोन्स, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे पदार्थ घुले होते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो उसमें जो अच्छा भी पदार्थ होता है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होता है। जो अच्छा पदार्थ हो हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको ले लिया जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको छानने के काम कौन करता है? तो यही किडनी करता है। मेन इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है, ये छानता है। क्या करता है? किडनी जो वृक्क होता है ये छानने का काम करता है। हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे मात्रा में रहता है, हार्मोन्स रहता है, वाटर रहता है, अमीनो अम्ल होता है, ये मिनरल्स रहता है, अमोनिया, यूरिया, बहुत सारे हमारे ब्लड के अंदर रहता है। उसको छानने का काम क्या करता है? यही वृक्क करता है। क्या करता है? छान देता है। जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको शरीर के मूत्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है। जो प्रोटीन चीजें रहता है, अच्छा चीजें रहता है, उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड के द्वारा जहां जिस अंग को जो चीज जरूरत रहता है प्रोटीन, उसको फिर वापस वहां चला जाता है। ठीक है? तो ये क्या है? वृक्क यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है। मुख्य उत्सर्जी अंग है, यहाँ लिख दिया गया है मुख्य उत्सर्जी अंग। आप कॉन्सेप्ट अच्छा समझ जाते हैं तो अपने से पूरा लिख सकते हैं। ठीक है? रट के मत पढ़िए। यहाँ पर आपको बताया गया है ये आपका दो सेम के बीच के आकार का है, ये दो सेम बीच के आकार का, ये किडनी है, वृक्क है, और वृक्क के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि रहता है। क्या होता है? ये अधिवृक्क ग्रंथि, इसको एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। जो भी हम लोग क्या करते हैं, उत्तेजना हमारे शरीर के अंदर जो बढ़ाता है ना, उत्तेजना शरीर को बढ़ाता है, कोई भी उत्तेजित करने का काम अधिवृक्क ग्रंथि करता है एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर दोनों होता है, इसका भी जरूरत नहीं है आपको, इसको समझने के लिए आगे के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा।
यहाँ पर क्या है, महाशिरा। एक सिरा ये पतला बना है, महाशिरा है, और एक जो सिरा होता है ये महाशिरा के बाद एक सिरा होता है, महाधमनी होता है। क्या होता है, इसमें महाधमनी होता है। यहाँ लिख लीजिएगा महाधमनी। ये महाशिरा है, यहाँ महाधमनी होगा। क्या होगा, ये महाशिरा है, ये महाधमनी होगा। एक ये होता है महाधमनी, ये महाधमनी। ठीक है, अब ये समझना है आपको क्या होता है कि महाशिरा से ब्लड आपको आता है। क्या आता है, कॉन्सेप्ट समझिए, एकदम मेन कॉन्सेप्ट समझिए। अगर वो समझ गए तो आपसे बन जाएगा। जो भी ब्लड होता है शरीर से, ब्लड महाशिरा से आता है। क्या आता है, महाशिरा से आता है। ये ब्लड जो हमारे शरीर में आता है महाशिरा से आता है, ये वाला इससे आएगा। और ब्लड किस में जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से ब्लड इसमें जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये महाशिरा से होते हुए आपका ब्लड आया, अब ब्लड आकर ये ब्लड इसमें जा रहा है, किडनी के अंदर जा रहा है। किडनी के इस जगह को क्या बोला जाता है, रीनल हाइलम। क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है, किडनी के इस पॉइंट को बोला जाता है रीनल हाइलम। और आपको ये पिछले की किसी सत्र में आपको पूछा गया है, कंफर्म नहीं है, कि कहाँ पर सबसे ज्यादा यूरिया होता है, किस जगह पर यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। तो यही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा। अब ऑब्जेक्टिव में देगा, ऑप्शन में देगा, तो ये डाल दीजिएगा रेनल हाइलम। रेनल हाइलम के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, यूरिया रहता है। सबसे ज्यादा क्या रहता है, यूरिया। अमोनिया मत बोलिए, क्योंकि अमोनिया को कन्वर्ट कौन कर देता है, यूरिया में यकृत कर देता है। क्या कर देता है, यकृत। यकृत किसको बोला जाता है, लीवर को। किसको, लीवर को। तो यहाँ से महाशिरा से आपका ब्लड आया, ब्लड आकर इसके अंदर एंटर किया, किडनी के अंदर। यहाँ पर प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार, ये रेनल हाइलम बोला जाता है। यहाँ पर अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। फिर ये यहाँ से क्या करेगा, ब्लड इसके अंदर जाएगा। ब्लड इसके अंदर जाएगा तो किडनी के जो बाहर वाली संरचना है, ध्यान दीजिएगा, किडनी के ये बाहर वाला ये किडनी आपका सेम के बीज के आकार का किडनी होता है। ठीक है, सेम के बीज के आकार का किडनी ये होता है। ठीक है, तो किडनी के जो बाहर वाली जो परत होता है बाबू, किडनी के बाहर वाली जो परत होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। किडनी के बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और किडनी के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। ये वाला भाग ऐसे बना रहता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बना होता है किडनी में, ऐसे भाग बना रहता है ये किडनी के अंदर इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाता है मेडुला, और ये जो बाहर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो यहाँ लिखा गया कॉर्टेक्स। अब पेल्विस, पेल्विस होता है बीच में होता है, ये अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, तो ये पेल्विस होता है, और ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पर आपका ये जो बाहर वाला भाग होता है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंदर वाले भाग को, आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या होता है, मेडुला होता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर रेनल हाइलम, आपका ब्लड से यहाँ से ब्लड आया, महाशिरा से आते हुए रेनल हाइलम में गया, रेनल हाइलम से किडनी के अंदर गया। अब आपको ब्लड छानने का काम किडनी नहीं करता है। क्या करता है, ब्लड छानने का, जैसे कि कोई भी चीज की संरचना नहीं होता है, किस चीज से बना रहता है। जैसे कोई चीज टॉपिक लो, लड्डू बनाते हो तो लड्डू में मेन चीज क्या रहता है, कोई चीज लड्डू बनाते हो तो उसका मेन संरचना क्या रहता है, बूंदी रहता है कि नहीं रहता है। अरे उसमें चीनी डालते हो, पानी डालते हो, और डालडा डालते हो, घी जो भी डालकर बनाते हो, तो उसमें मेन चीज क्या रहता है, किस चीजों से बना रहता है, बूंदी से ही बना रहता है ना मेन चीज, इकाई। तो इस किडनी का मेन इकाई, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई पूछे कि किडनी का क्या है, तो नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, क्योंकि नेफ्रॉन से ही पूरा किडनी बना है। कहने का मतलब है कि ये किडनी जो बना है वो नेफ्रॉन से ही बना है, क्योंकि नेफ्रॉन में क्योंकि एक किडनी के अंदर कितना 10 लाख या मैक्सिमम 10 लाख के आसपास में एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। मतलब हमारा किडनी का क्रियात्मक मतलब कार्य करना और पूरी संरचनात्मक मतलब संरचना जो बनावट बना है वो नेफ्रॉन से ही बना है। किससे बना है, संरचनात्मक का मतलब ये हो गया क्रियात्मक, मतलब कार्य करने वाला नेफ्रॉन ही है, और संरचना पूरे बनाने वाला ही क्या है, वो नेफ्रॉन ही है। क्या है, नेफ्रॉन। इसीलिए इसको बोला गया है, किताबों में पढ़िएगा कि नेफ्रॉन किडनी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसका मतलब है कि जो किडनी हमारा बना है वो नेफ्रॉन से ही बना है। उसका मेन भूमिका भी क्या है, कार्य करने का भूमिका क्या है, वो नेफ्रॉन ही करता है। ठीक है, तो यहाँ किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, उस छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, जूम करके तो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा महाशिरा से हमारा जो क्या करते हैं, महाशिरा से ब्लड आएगा, ब्लड आकर ये रेनल हाइलम में जाएगा। यहाँ पर यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, यहाँ ज्यादा होता है। फिर यहाँ से ब्लड
अंदर जाएगा, अंदर जाएगा किडनी के अंदर। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में समझा दें कि नेफ्रॉन इस तरीके से संरचना होता है। क्या होता है? इस तरीके से नेफ्रॉन की संरचना होता है। ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन की संरचना कैसे होता है? इस तरीके से। तो नेफ्रॉन के आगे वाला जो संरचना होता है, गुच्छादार संरचना होता है, यही क्या करता है कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है? यही जो आगे की गुच्छा होता है, यही फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो यहाँ पर अभिवाही धमनिका, इस तरीके से ब्लड इसमें गया, यहाँ से आपका नेफ्रॉन की भी संरचना उसके बारे में वर्णन करेगा, करने को कहेगा। तो ये नेफ्रॉन बना, यहाँ से आपका ब्लड गया, ब्लड जाने के बाद ये क्या है, जो गुच्छादार संरचना है, इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस बोला जाता है इसको, गुच्छेदार संरचना। इस ग्लोमेरुलस में ही ब्लड क्या होता है? फिल्टर का काम होता है। यहाँ पर ब्लड आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद ये कप जैसी संरचना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कप जैसे संरचना बना हुआ है, ये कप जैसे संरचना बना है। इस कप जैसे संरचना को हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोला जाता है? बोमन संपुट। क्या बोला जाता है? बोमन संपुट। ये जो गुच्छादार संरचना अंदर में बना है, ये इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। यही पर ब्लड आकर क्या करता है? यही ग्लोमेरुलस क्या कर देता है? ब्लड आकर वो क्या करता है? छानने का काम करता है। क्या करता है? ये ब्लड को छान देता है। और ब्लड के अंदर हम बताए थे कि ब्लड के अंदर तुम्हारा क्या होता है? यूरिया होता है, अमीनो होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, मिनरल्स होता है, और क्या प्रोटीन होता है, बहुत सारे हार्मोन्स, वाटर इसके अंदर बहुत सारे रहते हैं, ब्लड के अंदर घुले रहते हैं। तो ये क्या करता है? ग्लोमेरुलस क्या कर देता है? उसको फिल्टर का काम करता है। क्या करता है? फिल्टर, ब्लड को छानने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड को छानने का काम करता है, छान कर फिर कहाँ पर आता है? किसमें आता है? बोमन संपुट में। ये कप जैसी संरचना बोमन संपुट से होते हुए इधर से आता है। ये जो होता है इस शरीर का क्या है? कुंडलित संरचना है। क्या है? कुंडलित नलिका है। ये जो नलिका जो बन कर आया है, इसमें जाता है। कुंडलित नलिका है ये वाला जो संरचना बनाया गया, इसको क्या बोला गया है? कुंडलित नलिका बोला गया। अब क्या करता है? ग्लोमेरुलस का काम क्या है? छानने का। तो वो क्या कर देता है कि जो ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन वाला चीज होता है, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ होता है, तो वो बेचारा क्या कर देता है? पूरे को छान देता है। क्या कर देता है? सभी चीजों जो जरूरत का चीज है, अवशिष्ट पदार्थ है, उन दोनों को भी ग्लोमेरुलस छान देता है। क्या कर देता है? छान देता है। जो हमारे शरीर में जरूरत का चीज है उसको भी छान देता है। तो क्या कर देता है? बोमन संपुट और कुंडलित नलिका में जो आता है, इसमें एक ऊतक होते हैं, ऐसे इसके अंदर एक ऐसे ऊतक होते हैं संरचना। वो ऊतक क्या करते हैं? वो ऊतक जो होते हैं, इस नलिकाकार भाग में एक ऊतक होता है। ऐसा ये नलिकाकार भाग है, इस नलिकाकार भाग में किनारे किनारे ऊतक होता है। जैसे ये किनारे किनारे ऊतक होता है, जैसे ये नलिका का कुंडलित नलिका है, बोमन संपुट, इसमें कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं? जो प्रोटीन वाले चीजें हैं, जैसे हमारे शरीर को मिनरल्स चाहिए, अमीनो अम्ल जरूरत होता है, NaCl होता है, ग्लूकोज जो बनता है वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत जरूरत होता है। तो ये क्या करता है? ये कुंडलित नलिका जो होता है, ये बोमन संपुट, ये क्या कर लेते हैं? जो जरूरत वाली चीजें उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोटीन वाली चीजों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो क्या होता है? ये जहां लिखा गया डिसेंडिंग लूप, अवरोही चाप। अवरोही चाप क्यों बोला जाता है? कि यहाँ से जो होता है, जो नीचे की ओर घट रहा है, क्या कर रहा है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो नीचे की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? यहाँ पर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो आपका ग्लोमेरुलस से पूरा छान देता है, फिल्ट्रेशन कर देता है। और बोमन संपुट क्या करता है? बोमन संपुट कुंडलित नलिका जो इसमें बना, इसमें क्या होते हैं? ऊतक होते हैं, ऐसी ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन युक्त जो पदार्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके फिर वापस भेज देते हैं। क्या कर देते हैं? फिर वापस कर दिया जाता है। वापस करके क्या कर देता है? वापस करके फिर शरीर में वापस भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? इसके द्वारा। किसके द्वारा? अपवाही धमनिका। क्या है? अपवाही धमनिका। ब्लड तो इधर से आया, फिल्टर किया, ग्लोमेरुलस करके बोमन संपुट में गया, बोमन संपुट के बाद कुंडलित नलिका में गया, कुंडलित नलिका में ऊतक होते हैं जो प्रोटीन युक्त जो पदार्थ होता है, तो उसको क्या कर लेते हैं? ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके फिर वापस भेज देते हैं, जो शुद्ध कर जो ब्लड के अंदर जो अच्छा चीज होता है उसको फिर वापस भेज देते हैं अपवाही धमनिका में ब्लड के द्वारा। फिर ब्लड उसको ले जाकर पूरे शरीर में वापस दे देता है, रिटर्न जाकर। और जो वेस्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, यूरिया जो बना रहता है हमारे शरीर में, कुछ जल रहता है, यूरिया जल, तो वो क्या कर देते हैं? वो जो यूरिया की मात्रा वो क्या कर देते हैं? डिसेंडिंग आर्टर, मतलब अवरोही चाप से, ये वाला भाग क्या है? जो मोटा वाला परत है, ये क्या है? अवरोही चाप। ये कुंडलित नलिका है, मतलब ये अवरोही चाप, मतलब नीचे की ओर घट रहा है। इस अवरोही चाप से होते हुए देखो पतला जो संरचना बना रहता है, पतला सा संरचना बना, इसको बोलते हैं हेनले का
हिलने का चाप क्या बोला जाता है? हिलने का चाप। ये जो पतला संरचना हिलने का चाप से होते हैं अवरोही चाप। अवरोही चाप मतलब ऊपर बढ़ना क्या होता है? अवरोही। डिसेंडिंग असेंडिंग आधा माइट में नहीं पढ़े हो, घटते क्रम बढ़ते क्रम। तो अवरोही चाप से असेंडिंग लूप से ये होते हुए क्या कर देगा? यूरिया जल इधर से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। अब बढ़ते हुए क्या जाएगा? इसके संग्राहक नलिका में जाएगा। संग्राहक नलिका में, पूरे संग्राहक नलिका में जाकर, और ये देखो बहुत सारे ऐसे नलिका बना रहता है, एक ही नलिका नहीं रहता जाने के लिए, ये भी नलिका है। ऐसे संरचना इससे भी जुड़ा होगा, इस नलिका से भी ऐसे संरचना इससे भी जुड़ा होगा, ऐसे संरचना इससे भी ऐसे, मतलब बहुत सारे 10 लाख नेफ्रॉन है तो सबके लिए अलग अलग होगा। सब आकर कहां पर सब यूरिया जल को कहां पर लाकर इकट्ठा कर देता है? सामान्य संग्राहक नलिका इसमें आकर जमा हो जाता है। संग्राहक नलिका, सामान्य संग्राहक नलिका इसमें आकर जमा हो जाता है। ये कनेक्शन कहां जुड़ा रहता है? मूत्रवाहिनी से। मूत्रवाहिनी से होते हुए, ये मूत्रवाहिनी से होते हुए बाबू कहां जाएगा? ये मूत्रवाहिनी से मूत्रवाहिनी, ये वाला जो नलिका है ये आकर बाबू कहां आ जाएगा? यूरेटर मूत्रवाहिनी है ये यूरेटर। इस यूरेटर से किडनी से यूरेटर में इसमें आएगा। क्या आएगा? यूरेटर में आएगा। जो अपशिष्ट पदार्थ है इस यूरेटर में आएगा। क्या आएगा? मूत्रवाहिनी। यूरेटर से होते हुए दोनों से आएगा कहां पर आएगा? मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा। कहां जाएगा? ब्लैडर, मूत्राशय, ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। इस ब्लैडर में आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब ब्लैडर में एक पतला सा संरचना है, यूरेथ्रा बोला जाता है, मूत्र मार्ग बोला जाता है। ये इसका कनेक्शन कहां रहता है? शीश्न से होता है। कितना? जेंट्स में शीश्न होगा और उसमें स्त्रियों का अलग अंग है, योनि के द्वारा ये सब क्या कर लिया जाता है उन लोगों द्वारा। ये जो है यहाँ पर होता है यूरेथ्रा जो होता है, मूत्र मार्ग होता है, ये शीश्न से कनेक्शन रहता है। शीश्न के द्वारा यूरिया जो रहता है, यूरिया जो जल रहता है वो क्या कर देते हैं? पेशाब के द्वारा बाहर को उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, पेशाब के द्वारा निकाल दिया जाता है। अब आपको समझा दे कि किडनी जो है, किडनी को वृक्क बोला जाता है और गुर्दा बोला जाता है। किडनी को वृक्क और गुर्दा बोला जाता है। किडनी जो होता है मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग में ये पूरे आते हैं, त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, वृक्क, ये सभी क्या है? उत्सर्जी अंग है। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग है वो किडनी है। उसको गुर्दा भी बोला जाता है, वृक्क भी बोला जाता है। रक्त को ये क्या करता है? छानने के काम करता है, और रक्त का छानता है लेकिन शुद्धिकरण नहीं करता है। क्या करता है? रक्त का छानने का काम करता है, कुछ शुद्धिकरण करता है, लेकिन मेन रक्त को प्यूरिफिकेशन कौन करता है? साफ कौन करता है? अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि रक्त को साफ करने का काम कौन करता है तो बताओ कौन कर सकता है ऑप्शन में, कि आपको समझ में, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त को क्या करता है? साफ करने का काम करता है फेफड़ा। क्या करता है? साफ करने का काम रक्त को फेफड़ा करता है, और छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। क्योंकि फेफड़े, जब भी रक्त के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब तक रक्त के अंदर है तो रक्त क्या है? अशुद्ध है। जब वो रक्त क्या करते हैं, जो रक्त हमारे फेफड़े में पहुंचता है तो फेफड़े में पहुंचता है तो फेफड़े में जाता है तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, और वहां से ऑक्सीजन कुपिकाओं से ले लेता है। तो क्या करता है? जब तक ऑक्सीजन उसमें मिलता नहीं है तब तक रक्त क्या होता है? शुद्ध नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड जब तक रहेगा तो रक्त क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। तो हमारा रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। क्या करता है? जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है तो रक्त साफ हो जाता है, लेकिन रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। क्या करता है? किडनी। यहाँ लिख दिया है, रक्त को छानता क्या है? किडनी, लेकिन शुद्धिकरण करता है तो फेफड़ा करता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है पेशाब नियंत्रण। पेशाब के अंदर क्या होता है? पेशाब का नियंत्रण ये किडनी क्या करता है? पेशाब का क्या कर देता है? पेशाब का निर्माण करता है, किडनी ही छान कर उसका यूरिया अलग करता है, लेकिन एसिड और बेस को भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। अम्ल और क्षार को भी कंट्रोल करता है। कौन करता है? किडनी। किडनी आपसे पूछ दे कि पीएच को नियंत्रित करता है तो आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। पीएच का मतलब है अम्ल और क्षार को किडनी नियंत्रित करता है, क्योंकि पीएच में क्या होता है? जो 14 स्केल रहता है, 14 मार्क जो लगा रहता है, तो 7 से इधर क्या होता है? अम्ल होता है, 7 से अधिक होता है वो बेस होता है, क्षार होता है। तो पीएच के अंदर वो दोनों आते हैं, तो ये क्या कर देता है? किडनी अम्ल और क्षार को भी क्या करता है? बेस, वही पीएच के मान को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। जो किडनी है, अगर हल्का फुल्का जहर है तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर दिया है तो किडनी के अंदर ऐसे क्षमता होता है कि जहर को, हल्के फुल्के जहर को क्या कर देता है? उसको निष्क्रिय कर देता है, खत्म कर देता है। जहर की मात्रा भी खत्म कर। तो जब कोई कुछ, जिसका शरीर कोई अचानक में कोई जैसे टेंशन में आके, परेशानी में आकर
अचानक हल्का फुल्का जहर खा लेता है, जो ज़्यादा हार्ड नहीं हो, हल्का फुल्का जहर रहता है वो खा लेता है, तो खाने के बाद सबसे पहले डैमेज आपका शरीर कौन सा अंग होगा, शरीर का कौन सा अंग डैमेज होगा, तो ये आप समझने वाली बात है। अगर कोई चीज़ आप खा लेते हैं जहरीली चीज़ें, तो सबसे पहले आपका शरीर का लीवर जो होता है, लीवर सबसे पहले डैमेज होता है। बहुत लोग कहते हैं ड्रिंक पीते हैं तो ड्रिंक पीने के बाद किडनी खराब हो जाएगा। नहीं, किडनी तो खराब होगा, वो खराब होगा, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग कुछ भी ड्रिंक लेते हैं या कोई जहरीली पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले अटैक किस पे करता है, लीवर पर। किस पे, लीवर पर करता है, क्योंकि लीवर पहले डैमेज होता है। लीवर पर अटैक पहले लीवर पर जाकर तब किडनी में जाता है, तो लीवर पहले डैमेज होता है, उसके बाद किडनी पर पहुंचता है। ठीक है, तो किडनी क्या कर देता है, हल्के फुल्के जहर को निष्क्रिय कर देता है, उसको खत्म कर देता है। हल्के फुल्के जहर को क्या करता है, किडनी आपका खत्म। किडनी का क्षमता है कि छोटा मोटा जहर है उसको नहीं, लेकिन सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है तो लीवर पर होता है। यही लिखा गया है कि यहाँ पर लिख दिया गया कि क्या है, कि नियंत्रित करता है और जहर को निष्क्रिय कर देता है। जो किडनी है जहर, हल्का फुल्का जहर को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जब ड्रिंक पीते हैं तो ड्रिंक की मात्रा वो क्या करता है, किडनी हल्का फुल्का उसकी जो पॉइंट जो उसका जो नुकसान करने वाला चीज है उसको ये निष्क्रिय कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है तो लीवर पर पड़ता है। अगर कोई कुछ जहरीली पदार्थ लिया तो सबसे पहले उसका लीवर से टेस्ट करके जांच करके पता कर सकते हैं कि ये क्या लिया है, जहर कौन सा है, तो लीवर से पता चल जाए, क्योंकि किडनी पहले उसको निष्क्रिय कर देता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट लीवर पर पड़ता है। ठीक है, इस बात को नोट करिएगा। संख्या क्या आता है, किडनी की संख्या कितना होता है, 2 होता है। इसका भार होता है, यहाँ पर आपको लिख दिया, ब्रिक का भार 150 से लेकर 170 ग्राम होता है। लंबाई कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। मोटाई आपका 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग होता है। तो इस चीजों को भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बताने का मकसद ये है कि आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी देगा तो ऑब्जेक्टिव कहीं भी नहीं फंस सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कहां से देगा, मेरे कहने का मतलब अब इससे छोड़कर ऑब्जेक्टिव आपका आएगा ही नहीं। तो जो भार है वो 150 से 70 ग्राम होता है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई आपका 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये पेशाब, हमारे पेशाब में जल की मात्रा कितना होता है, जो हमारा पेशाब रहता है उसमें जल की मात्रा 95% रहता है। जल पेशाब के अंदर 95% रहता है। यूरिया का मात्रा 2% रहता है और 3%, आप सोच रहे होंगे 95 और 2 97 हो गया, 3%। 3% में क्या होता है, अन्य पदार्थ रहते हैं। क्या, अम्ल पदार्थ, प्रोटीन वोटीन जो भी रहता है, अमीनो अम्ल जो भी अन्य पदार्थ में आगे जो पदार्थ रहता है वो सब घुला रहता है। तो पेशाब के अंदर जल की मात्रा होता है 95%, 2% आपका यूरिया रहता है, बाकी अन्य पदार्थ 3% रहता है। पीएच, पेशाब का यहाँ पर लिखा गया, पेशाब का पूरा मान यहाँ पर पेशाब के बारे में बताया गया। ठीक है, पेशाब का जो पीएच मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पेशाब का पीएच मान होता है 4.8। मतलब 4.8 का मतलब क्या हो गया, अम्लीय होगा। पेशाब क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम वाला अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा वाले को क्षारीय बोला जाता है। तो 4.8 है तो मतलब पेशाब की जो मात्रा होगा, पेशाब क्या होगा, अम्लीय में होगा, अम्ल जैसा होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। और स्वभाव क्या, ध्यान लिख दिया गया, स्वभाव अम्लीय। पेशाब का स्वभाव अम्लीय, क्योंकि पीएच मान पेशाब का 4.8 होता है। पीला, पेशाब पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के वजह से। किसके वजह से, ये भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है। जो पेशाब का रंग होता है पीला, ये यूरोक्रोम के वजह से होता है। पेशाब का जो रंग होता है पीला, यूरोक्रोम का होता है। और गंध क्यों करता है पेशाब, क्योंकि उसमें अमोनिया होता है। पेशाब में क्या होता है, अमोनिया की मात्रा रहता है, इसीलिए वो गंध आता है। देखिएगा, पेशाब अगर कोई कर रहा है ज्यादा समय तक एक ही जगह बार बार कर रहा है तो वहां पर क्या हो जाता है, गंध आना शुरू हो जाता है। जो एक ही जगह करेगा और ज्यादा कर दे तो कोई चीज वहां का गिर सकता है, खराब भी हो जाता है, क्योंकि वो अमोनिया की मात्रा ज्यादा बदबू देगा तो ये चीजें गंध मारता है पेशाब, क्योंकि उसके अंदर अमोनिया की मात्रा रहता है। किडनी की बीमारी क्यों होता है, तो किडनी में बीमारी होता है, उसका रीजन है कि स्टोन, कैल्शियम ऑक्सीलेट, जो स्टोन होता है, जो पत्थर होता है, किस चीज का पत्थर होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेज का रहता है। ठीक है, किडनी के अंदर जो बीमारी पथरी हो जाता है ना, किडनी के अंदर पथरी, तो पथरी किस चीज का रहता है, किस चीज से बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेज। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेज का रहता है। जो किडनी के अंदर पथरी हो जाता है ना, अब उसको अब ये बताता है यूरेनिया, अमोनिया ज्यादा। यूरेनिया का बीमारी क्यों हो जाता है, यूरेनिया का बीमारी इसलिए हो जाता है जब तुम्हारे शरीर में अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में जैसे अपशिष्ट पदार्थ जो भी बना है, खाए पिए हो तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ तुम्हारे शरीर में बनेगा जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। अमोनिया, यूरिया, ये सब बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर की जरूरत नहीं, अगर वो उत्सर्जित तुम्हारे शरीर से उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है ज्यादा हो जाएगा, अगर वो नहीं निकाल रहे हैं शरीर
से, तो क्या अमोनिया की मात्रा क्या हो जाएगा शरीर में बढ़ जाएगा। तो अमोनिया की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगा तो कौन सा बीमारी होगा, यूरेनिया नामक बीमारी हो जाएगा, यूरेनिया बीमारी हो जाएगा। और गठिया रोग क्यों हो जाता है, शरीर में गठिया रोग होता है, उसका रीजन है जैसे नहीं बहुत लोग बुढ़ापे में ज्यादा उम्र हो जाता है तो यहाँ पर झुकते हैं तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, अरे हाथ दर्द कर रहा है माई से करके नहीं बैठते हैं कि अरे दर्द कर रहा, घुटना में दर्द, ये छू ऐसे मतलब थोड़ा सा बजने लगता है, हल्का फुल्का नहीं करता है, दर्द होता है, उठते बैठते हैं तो हड्डियां क्या होता है सही तरीके से काम नहीं करती। उसका रीजन क्या है गठिया रोग कि साइबेरियम द्रव्य भरा रहता है, जितना भी ये इसके अंदर ग्रीस टाइप का रहता है, ऑयल टाइप का रहता है, इसके अंदर क्या होता है जो भी ये ज्वाइंट जहाँ रहता है वहाँ ग्रीस टाइप का द्रव्य एक भरा रहता है, साइबेरियम द्रव्य रहता है। क्या रहता है साइबेरियम, यहाँ पर हो गया, घुटने पर हो गया, जितना टर्निंग पॉइंट है तो वहाँ एक द्रव्य भरा रहता है इस जगहों पर, ठीक है। उस द्रव्य का नाम होता है साइबेरियम द्रव्य रहता है। अगर वो द्रव्य तुम्हारे शरीर से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, गठिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्यों हो जाता है साइबेरियम द्रव्य घट जाता है, जब तुम्हारे शरीर में यूरिक अम्ल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में यूरिक, देखो एरो का निशान ऊपर लगाया हूं, मतलब उसकी मात्रा बढ़ रहा है। क्या है, उसकी मात्रा बढ़ रहा है, यूरिक अम्ल है, बढ़ने से तुम्हारे शरीर में अगर यूरिक अम्ल बढ़ जाए, मतलब यूरिक अम्ल तुम्हारे शरीर में बढ़ जाए तो साइबेरियम द्रव्य जो भी यहाँ पर द्रव्य है, जो घुटने पर टर्निंग पॉइंट पर यहाँ पर जो द्रव्य भरा है वो द्रव्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उठने बैठने में तुमको तकलीफ होगा, ज्यादा दर्द होने का, जोर सही से काम नहीं करेगा उठने बैठने में। तो ये बीमारी जो गठिया बीमारी होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि यूरिक अम्ल तुम्हारे शरीर में जब बढ़ जाएगा और यूरिक अम्ल बढ़ जाएगा तो तुम्हारा गठिया रोग हो जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। साइबेरियम द्रव्य कम हो जाएगा, यूरिक अम्ल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब किडनी खराब हो जाता है तो उसका ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। किडनी अगर तुम्हारा एक किडनी खराब हो गया तो एक किडनी में आदमी जीवित रह सकता है, एक किडनी खराब है तो एक किडनी में इंसान जीवित रह सकता है। अगर दोनों किडनी खराब हो गया तो इंसान मर भी सकता है, उसमें मरने का चांस है। लेकिन अगर किडनी अगर दोनों नहीं है, अगर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप किडनी लेकर आप लगवा सकते हैं, लेकिन उस लगवाने का समय क्या है कि 24 घंटा के अंदर कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट करना है शरीर के अंदर तो 24 घंटे के अंदर किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकता है। अगर एक किडनी आपका खराब है तो एक किडनी में आदमी जीवित रहेगा, अगर दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो किसी दूसरे से किडनी अगर लेना है तो ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपको 48 घंटे के अंदर वो किडनी दूसरे में लेकर 48 घंटे के अंदर एक इंसान से लेकर लगवा सकते हो, चेंज कर देते हो, समय ज्यादा समय के नहीं। अब मुख्य उत्सर्जी अंग में पादप पेड़ है, ये भी पादप पेड़ में उत्सर्जी अंग क्या होता है, लाशा गोद। जब काटते हैं पेड़ पौधों को काटा जाता है तो उसमें जो लाशा निकलता है तो पेड़ पौधों का उत्सर्जी अंग क्या है, वो लाशा और गोद है, ठीक है। इसमें देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग में यूरियोटेलिक जो होता है, यूरियोटेलिक उत्सर्जन एग्जांपल इसमें स्तनधारी जो जीव होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं, जो भी स्तनधारी जीव क्या होता है, पशु, मानव जीव, जो पशु है स्तन, जिस पशु का स्तन मतलब हो, जैसे मनुष्य भी स्तनधारी है, मनुष्य में क्या बोलते हैं स्त्री और पुरुष दोनों स्तनधारी है, ठीक है। स्त्री के अंदर ये ग्रंथियां होती हैं जिसके वजह से उनके स्तन में उभार आ जाता है, ठीक है। हम लोग के अंदर स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं जिसके वजह से उभार नहीं आता, लेकिन स्तन हम लोग का भी रहता है, ठीक है। क्योंकि लड़के लड़की सभी में होता है और सभी जीव जंतु स्तनधारी जितने जीव हैं वो क्या होता है यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं उत्सर्जी, मतलब यूरियोटेलिक होते हैं। और ये यूरोकोटेलिक, यूरिक एसिड मतलब इसमें जो पक्षी सरीसृप जो पक्षी है और जो क्या बोलते हैं सरीसृप रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बोला जाता है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। वो जीव को बोला जाता है जो क्या होते हैं, जैसे पक्षी हो गया, जो रेंगने वाले जीव बहुत है, गिरगिट हो गया, जो भी रेंग के चलने वाले सांप हो गया, जो भी हो गया, उसको बोला जाता है यूरियोटेलिक बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब वो ऐसे जीव जो क्या होते हैं यूरियोटेलिक जो जीव आते हैं और जो जीव आते हैं वो हम लोग में आते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे आपका अमोनोटेलिक जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, अमोनोटेलिक जो जीव होते हैं वो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। जैसे मछली और कीट जो होते हैं वो क्या है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उसको बोला जाता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। गुआनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, गुआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो क्या करते हैं, गुआनिन को उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, गुआनिन को उत्सर्जन करते हैं। तो उसमें गुआनिन को उत्सर्जन करने वाले क्या है, मकड़ी है, मकड़ी आते हैं और बिच्छू आते हैं। क्या आते हैं, मकड़ी और बिच्छू आते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी
बाकी आपको समझा दिया गया है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस क्या है, यहाँ से फिर एक बार और समझना है तो एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं कि ये तुम्हारा क्या किडनी है, महाशिरा से ब्लड आया रेनल हाइलम में गया, फिर किडनी के अंदर गया, किडनी के अंदर नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन यहाँ फिल्ट्रेशन किया, फिर फिल्ट्रेशन करने के बाद ग्लोमेरुलस छानने का काम किया। ग्लोमेरुलस भी जो भी अच्छा चीज है वो सभी चीज को छान देता है। बाकी जो चीजें अच्छा प्रोटीन वाला चीज है तो उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, कुंडलित नलिका कर देता है। उसके अंदर बहुत सारे ऊतक होते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। बाकी जो ये पदार्थ है और वही चाप से होते हुए और वही चाप से होते हुए संग्राहक नलिका में जाकर सामान्य नलिका से होते हुए ये क्या आ जाता है, ब्लैडर मूत्रवाहिनी से होते हुए ब्लैडर में आकर मूत्राशय मूत्र मार्ग में आकर इससे बाहर से यूरिया को क्या कर दिया जाता है, जो भी यूरिया बनता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू।